सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने इस लेक्चर के तहत हम लोग लोक प्रशासन और भारत के संविधान से संबंधित एक लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और हम अपने इस लेक्चर के तहत एक संसदीय समिति के बारे में डिस्कशन यहां करेंगे। और यह लेक्चर जो हम लोग देने जा रहे हैं, इस लेक्चर में केवल हम प्री के स्तर पर लेक्चर नहीं देंगे, ये मेंस के स्तर पर लेक्चर है। और मेंस के स्तर पर ये पब्लिक एड का जो सेकंड पेपर है, भारतीय प्रशासन, उसमें काम आएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो जीएस सेकंड का टॉप सब्जेक्ट है और प्रीलिमिनरी में भी है। यानी आज जो लेक्चर हम लोग आज यहां देंगे, उस लेक्चर के तहत आप लोगों को इससे एक मल्टीपर्पज कार्य करने का या ज्ञान लेने का यहां आपको पूरा अवसर मिलेगा। इसलिए यह लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इस लेक्चर के तहत आपको कुछ विशेष जानकारियां भी मिलेंगी। और हमारा उद्देश्य ही है कि ऐसे विषयों को हम उठाते हैं, भले वो एट रैंडम हो, भले ही वो कहीं से बीच से ही हो जाए, लेकिन वो रहता तो अपने ही मूल सिलेबस का ही है। लेकिन ऐसे टॉपिक विषयों को हम लोग यहां लेते हैं जहां पर कुछ ना कुछ, चाहे वो मटेरियल के स्तर पर, चाहे वो कहीं लेक्चर के स्तर पर, कोई ना कोई आप लोगों को जरूर कमी मिलती है। हमारा कोशिश यही रहता है कि मैं आप लोगों को उस कमी को जरूर दूर करूं। तो आज हम लोग एक संसदीय समिति के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो बहुमुखी समिति है। और उस समिति का भारतीय प्रशासन में, संसदीय समितियों में और लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पीएसी। देखिए, भारत में संसदीय लोकतंत्र का ढांचा अपनाया गया है और संसदीय लोकतंत्र में माना जो प्रमुख विशेषता है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो यदि कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से, खैर भारत में तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है कार्यपालिका, लेकिन होल अगर संसदीय लोकतंत्र का फीचर देखा जाए तो मूल यही है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद के प्रति अपने प्रत्येक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो जाहिर सी बात है, कार्यपालिका अपने व्यय के लिए भी उत्तरदायी होगी। यही कारण है कि कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संसद ने कुछ समितियों का निर्माण किया। यह भारत के संविधान के माध्यम से कुछ कमेटियों का निर्माण किया गया। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, स्थायी या सबसे पुरानी समिति है, उसको बोलते हैं लोक लेखा कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, ठीक है ना, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, ये लेक्चर आप लोगों को सब में काम आने वाला है। ये आप खुद ही बताएंगे। आप लोग को कोई इसमें समस्या आएगी तो हमसे जरूर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यह समिति, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। और इस समिति के सदस्यों का चुनाव हर साल 1 वर्ष के लिए होता है
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार इसका चुनाव होता है। और इसमें एक प्रथा बन गई है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन प्रथा यह बन गई है कि विपक्ष का ही कोई सदस्य इसमें जो है इसका अध्यक्ष बनता है और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। ये सारी चीजें मैंने जो इसका मुख्य जो जहां से आपके प्री में क्वेश्चन बनेंगे कि कितने दिन के लिए चुनाव होता है, कैसे इसका चुनाव होता है, इसका अध्यक्ष कौन चुनता है, अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया प्रमुख रूप से कहां, ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैंने एक लाइन में आपको बता दिया, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है, देखिए संसदीय लोकतंत्र में संसद के अनुमति के बिना सरकार कोई खर्च भी नहीं कर सकती। अच्छा, अगर सरकार ने खर्च कर दिया तो यह भी तो देखा जाए कि सरकार ने जो खर्च किया है क्या वह उसी मद में किया है जिस मद के लिए उसको धन दिया गया? क्या सरकार ने उतना ही खर्च किया है जितना धन दिया गया? क्या उन्हीं अधिकारियों ने खर्च किया जिनके लिए वो दिया गया था? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो धन दिया गया उसमें से कुछ बच गया तो सरकार ने किसी और कार्य के लिए खर्च कर दिया? तो अगर ऐसा किया तो क्यों किया? तो इन सारे क्षेत्रों का हम लोग यहां देखिए, केवल एक लाइन में अगर इसको जान लिया जाए तो एक ज्यादातर लोग ये जानेंगे कि सरकार के लोक लेखाओं का जांच करती है, 22 सदस्य होते हैं। तो ऐसे ऊपरी जांचने से प्रश्न एग्जाम में नहीं आ पाएगा, ये हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में एग्जामिनर आपसे गहन अध्ययन की मांग करता है, इंटेंसिव स्टडी, और इंटेंसिव स्टडी के तहत आपसे वो विशेष जानकारी का भी मांग कर रहा है। तो इसलिए जो चीजें आप पढ़ें उसको बहुत विस्तार से आप जानने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो इन चीजों पे जानकारियां जो है बहुत अंदर की कम रहती हैं। अब मैं ये कहूं कि वह यह देखता है लोक लेखा समिति कि मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय हुआ कि नहीं। अब बहुत लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय क्या मतलब क्या हुआ। ये लोक लेखा समिति का सब के लिए है ये। तो ऐसे कार्यों के लिए हम लोगों को यहां ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका वास्तव में कितना अंदर तक तह तक हम पहुंच सकते हैं, उसके जड़ तक पहुंच सकते हैं, और उसका वास्तविक अर्थ हर शब्दों का क्या है। क्योंकि सिविल सेवा में जो प्रश्न बनते हैं वो वास्तव में ऐसे ही क्षेत्रों से बनते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रशासनिक सेवा के स्तर का, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का आईएएस की परीक्षा हो। हम लोग मेन लेक्चर यहां यूपीएससी को ध्यान में ही रख के देते हैं, मूल उद्देश्य यही है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति जो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहलाती है, उसके कार्य क्या है, फिर कार्य को देखने के बाद हम लोग ये तो मैंने सदस्यता का पूरा बता दिया। फिर हम लोग आप देखने जा रहे हैं कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, फिर हम लोग देखेंगे उसके कार्य की प्रणाली क्या है, फिर देखेंगे कि वास्तव में इसका क्या योगदान है, और योगदान के बाद हम ये भी अध्ययन करेंगे कि फिर क्या इसकी कोई कमियां हैं। कमियों का भी ये देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी चीज को आप मंडन और खंडन दोनों के आधार पर पढ़ें। सिविल सेवा की तैयारी का मूल तरीका ही यही है कि केवल आप मंडनात्मक थोड़ा पढ़ें, आप खंडनात्मक भी जाने उसकी कमियां क्यों हैं। एक पक्षीय या एकांगी अध्ययन सिविल सेवा परीक्षा में बहुत घातक हो सकता है। कुछ भी आप पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ने में आप उसका पॉजिटिव के साथ निगेटिव जरूर जानें। अच्छा, निगेटिव और पॉजिटिव अगर दोनों आप जान ले रहे हैं तो एक सामान्य बीच का रास्ता, उसका निष्कर्ष क्या होगा, ये भी आप जरूर जानें। और आपको ये बहुत जरूरी है, अगर ये भावना नहीं है तो इसको विकसित करना पड़ेगा सिविल सेवा में। सिविल सेवा की तैयारी में ये भावना आपकी विकसित होनी बहुत आवश्यक है। तो लोक लेखा समिति जैसा मैंने बताया 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं।
1 वर्ष के लिए का चुनाव होता है, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है, और एक प्रथा यह बन गई है कि विपक्ष का कोई सदस्य ही लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है, इसका क्या काम है? देखिए, केवल नंबरिंग करके गिनाने वाली बात नहीं, हम लोग यहां समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है ना। पहला कार्य जो है, देखिए, लोक लेखा समिति के कार्य का जो मुख्य आधार है वो बनता है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग का जो रिपोर्ट है वही उसका आधार बनता है। ठीक है ना। तो कैग के रिपोर्ट का ये जांच करती है कौन? लोक लेखा समिति, और यह देखती है कि कैग की जो सरकार को व्यय के लिए धन दिया गया है, क्या उसका व्यय मांग के क्षेत्र में हुआ है कि नहीं। मांग के क्षेत्र, ये जरूर याद रखिएगा, मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय हुआ है या नहीं। मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय हुआ है या नहीं, ये जानना जरूरी है। पहला शब्द ये जान रहा है कि लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। पहला कार्य बता रहा हूं, लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करती है तथा यह देखती है कि सरकार द्वारा मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय किया गया है या नहीं। अब प्रश्न उठता है कि मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय, अब यही चीज दे देगा, आपके प्री में भी दे देगा कि लोक लेखा समिति के लिए मांग के क्षेत्र के व्यय के भीतर व्यय की जांच करने का तात्पर्य क्या क्या है। 4 विकल्प दे देगा, 4 उसके ऑप्शन दे देंगे, 4 उसका फैक्ट दे देगा, और चारों में पूछेगा 1 सही है, 2 सही है, 1 2 सही है, 1 4 सही है। अब लड़का चित्त हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट नहीं पड़ेगा फिर दोष क्या देगा, पेपर कठिन बन गया। और आधे ज्यादा किताबों में, बहुत सारी किताबों में मैंने देखा कि मांग के क्षेत्र का अर्थ दिया भारत, बड़े बड़े नामी, भारत के नामी किताबों में नहीं दे रखा है, जिसको आप लोग बहुत नामी भी मानते हो, हमें लगता है उसमें भी नहीं दे रखा है। अब ये आ जाएगा प्रश्न, तो अब प्रश्न क्या उठ जाएगा कि बहुत कठिन पेपर आ गया। भाई कठिन तो नहीं आया, वही आया जो है, लेकिन उन कठिनाइयों को हल करने के लिए आपको उससे ज्यादा कठिन बनना पड़ेगा। सिविल सेवा में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? कठिनाइयों से भी आपको कठिन बनना पड़ेगा। ठीक है ना। आप जब कठिनाइयों से कठिन बन जाएंगे, समस्या के लिए आप समस्या बन जाएंगे, या समस्या पर आप भारी पड़ जाएंगे, तो समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। आप समस्या आप पर भारी पड़ जाएगी तो आप निपट जाएंगे। समस्या पे आपको भारी पड़ना है। जब आप समस्या पे भारी पड़ेंगे तो जाहिर सी बात, समस्या तो भागना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब उसी को हम लोग देखते हैं। मांग के क्षेत्र के भीतर पहला जो अर्थ है वो ये है, पहला इसका जो तात्पर्य है वो क्या है? मांग के क्षेत्र के भीतर पहला है कि जो धन दिया गया उससे ज्यादा व्यय नहीं होना चाहिए। संसद ने जो धन दिया है, संसद ने जो धन दिया है उस धन से ज्यादा व्यय नहीं होना चाहिए, पहला। ठीक है ना। उसके अलावा जिस क्षेत्र के लिए दिया गया है, क्या उस क्षेत्र में व्यय हुआ या नहीं। पहला तो देखा जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए संसद ने दिया उस उद्देश्य में व्यय हुआ कि नहीं। दूसरा यह देखा जाएगा कि जिस क्षेत्र के लिए दिया गया, जितना दिया गया उतना कहीं उससे ज्यादा तो व्यय नहीं हुआ, ये भी पहले चेक करेगा। क्योंकि भाई ऐसा थोड़ा है कि घर का कोई धन है कि आप जितना चाहे खर्च कर दिए, जितना दिया गया उतना खर्च हुआ कि नहीं। पहला मांग के क्षेत्र का अर्थ है जिस क्षेत्र में दिया गया उतना खर्च उस क्षेत्र में खर्च हुआ या नहीं। कहीं आपने दूसरे जगह तो उसका प्रयोग नहीं कर लिया।
फिर जिन अधिकारियों को डिप्यूट किया गया था उसके लिए, जो अधिकारी उसको खर्च करने के लिए प्राधिकृत थे, उन्होंने खर्च किया कि नहीं? तो पहला क्या हुआ, जितना दिया गया उतना खर्च हुआ कि नहीं? दूसरा क्या हुआ, जिस क्षेत्र में दिया गया उसके लिए खर्च हुआ कि नहीं? तीसरा क्या हुआ, जो अधिकारी उसके लिए प्राधिकृत थे, क्या उन्होंने वैधानिक अधिकारी के लिए उसको खर्च किया या नहीं? और चौथा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उस मद में, जिस मद के लिए व्यय दिया गया था, धन दिया गया था, मान लीजिए उसमें बच गया, तो दूसरे किस मद में आपने खर्च कर दिया? और कहीं अगर आपने खर्च कर दिया तो इसका मतलब आपने अवहेलना किया। तो अगर आपने खर्च करके कहीं अवहेलना तो नहीं किया, ये देखा जाएगा। ये 4 तात्पर्य निकलते हैं मांग के क्षेत्र में के भीतर व्यय हुआ कि नहीं। ये भी देखेगा कहीं आप दूसरे पे खर्च करके आप संसद की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ये 4 शब्द जो हैं वो किसके तात्पर्य हैं? मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय हुआ या नहीं। ये मैंने आपको चारों बताया। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ये 4 चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यह कह देना कि वो किसी विभागों के लोक लेखा की जांच करता है, किसी नगर निगम के लोक लेखा की जांच करता है, या राष्ट्रपति उसको जिसके निहित की जांच के लिए निहित करता है उसकी जांच करता है, ये तो सामान्यीकरण हो गया। ये तो विषय का बहुत ही सरलीकरण हो गया। ये तो सब जान रहे हैं, आप विशेष क्या उसमें जान रहे हैं? आप वास्तव में उन चीजों को जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं? पहले तो ये भी है। तो इन चीजों को भी जानना पड़ेगा। कुछ चीजें जो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो सब जान जाइए जो किताब ही में लिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये है तभी तो आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं है और मैं बता रहा हूं, ये है तभी मैं बता रहा हूं। तो ये चीज आपको जरूर जानना पड़ेगा। और यहीं से प्रश्न एग्जाम में बनते, सिविल सेवा में। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं, यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। आप सिविल सेवा आईएएस की परीक्षा का जब आप पेपर उठाएंगे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, कहीं का हो, तो वो आप प्रश्न को देखकर, प्रश्न के स्तर को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहां से। तो मेरी कोशिश यही रहती कि वो चीजें जहां एक गैप पैदा हो रहा, उस गैप को भरा जाए, और मेरा उद्देश्य यही रहता है। इसीलिए आप मेरे लेक्चर्स की वीडियो आप देख लेंगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं, बहुत चीजें मैंने ऐसे तय की हैं लेक्चर, बहुत लोगों को देखने में अट्रेंडम लगता होगा। अब भाई लाइन से तो यूट्यूब पे हजारों लेक्चर मौजूद हैं, वो कई 100 वर्ष लग जाएंगे लोगों को पढ़ने में। तो फिर हमने वही पढ़ा दिया, कौन सा बड़ा नया कर दिया? सभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जहां गैप है उस गैप को भरे अगर, तो वो हो सकता है मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो, और मैं वही काम करता हूं। इसके अलावा ये तो पहला हो गया कि मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय हुआ कि नहीं। इसके अलावा सरकारी निगम हो गए, सरकारी योजनाएं हो गई, सरकारी कार्यक्रम हो गए, उनके व्यय से संबंधित जो लेखा परीक्षक ने या कैग ने जो लेखा परीक्षण करके दिया, उस रिपोर्ट की भी वो जांच करता है। वो ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी योजना में, किसी कार्यक्रम में ज्यादा खर्च हो गया, ठीक है ना, किसी निगम में ज्यादा खर्च हो गया, वो उनके लेखों की भी जांच करता है। भाई देखिए, उसके जांच का आधार मैंने बताया कि कैग बन रहा है, ठीक है। इसीलिए कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक भी कहा जाता है। बल्कि हर स्टेप पर कैग वहां उपस्थित रहता है लोक लेखा समिति के जांच के समय। अब देखिए, लोकतंत्र की बहुत सारी क्रियाएं मात्र औपचारिक बनकर रह जाती हैं। अभी मैं सारे चीजों डिस्कशन करूंगा, उसका आलोचना में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो सिद्धांत की बात हो रही है, फिर तो थोड़ी बहुत व्यवहार की बात होगी, फिर हम लोग बात करेंगे संवैधानिक प्रारूपवाद का। संवैधानिक प्रारूपवाद संविधान के
एग्जीक्यूशन में यानी कार्यान्वयन में हर क्षण प्रतिक्षण उपस्थित है। संविधान का जब कार्यान्वयन होता है तो संवैधानिक प्रारूपवाद हर जगह उपस्थित है, और उस संवैधानिक प्रारूपवाद का मैं डिस्कशन अभी करूंगा। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, दिस डिफरेंस अराइजेस द संवैधानिक प्रारूप। ये जो डिस्कशन है कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, यही संवैधानिक प्रारूपवाद बनता है, और ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। अभी हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त जो निकाय हैं, सरकारी खजाने से जिनकी वो चल रही है, जिनका सरकारी अनुदान से, ग्रांट से जिनका कार्य चल रहा है, उनके भी लेखों की जांच करेगा लोक लेखा समिति। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति कोई उसको कार्य विहित करता है कि भाई ये काम आपको करना है या इसकी जांच करना है, तो वो भी वो जांच करे। ठीक है। यानी कि लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो सरकार के किसी भी ऐसे संगठन के बारे में जांच करना, जो के लेखों की जांच करना जो सरकारी ग्रांट से चलते हो, सरकारी अनुदान से चलते हो। ठीक है ना। हां, लेकिन वो सरकारी बॉडीज का जांच करेगा लोक लेखाओं का, लेकिन वो सरकार की नीतियों की जांच नहीं कर पाए। सरकार की जो नीतियां हैं वो जांच नहीं। सरकार के लिए नैतिकता के मानदंड की जांच करेगा। भाई क्या मानदंड है कि इस मांग के भीतर व्यय हुआ कि नहीं। फिर औचित्य परीक्षण भी, ये भी परीक्षण कर लेगा कि अगर मांग के व्यय के क्षेत्र के भीतर व्यय हुआ तो इसका मतलब सरकार नैतिक है, नहीं नैतिक है। वो केवल अपव्यय और व्यय के आधार पर ही नहीं देखेगा, वो देखेगा उच्च नैतिक मानदंड बनाए रखे गए हैं कि नहीं बैंक में। ये भी जांच वो कर रहा है। ठीक है ना। तो ये सारे क्षेत्र हैं जहां जहां लोक लेखा समिति जांच करता है। सरकारी बॉडी हो, चाहे स्वायत्त अर्ध स्वायत्त इकाइयां हो, चाहे नगर निगम हो, सरकार की योजनाएं परियोजनाएं उनकी लेखा हो। फिर पहला मैंने 4 आपको बताया कि मांग क्षेत्र के भीतर क्या क्या तात्पर्य है, उनकी जांच करता है। उच्च नैतिक मानदंड व्यय के क्षेत्र में बने हैं या नहीं बने हैं, यह भी उसके जांच का आधार बनता है। अब कार्यप्रणाली कैसे होती है। जैसे ही कैग रिपोर्ट देता है, कैग के रिपोर्ट के लिए इसका गठन हो जाता है जांच के लिए, और कैग का प्रतिवेदन ही इसके जांच का प्राथमिक आधार बनता है। कैग का जो प्रतिवेदन है उसके जांच का प्राथमिक आधार बनता है। और जब यह लेखाओं का जांच करता है तो यह भी माना जाता है कि जिस विभाग या जिस मंत्रालय के लेखाओं की यह जांच कर रहा है उसका सचिव भी उपस्थित है। यह विभिन्न रिकॉर्ड्स को मांग सकता है, विभिन्न रिपोर्ट्स को उस विभाग के मांग सकता है। इसके अलावा वहां कैग भी उपस्थित रहता है जो उसका हर स्तर पर मदद करता रहता है, हर स्टेप पर उसका मदद करता है। अगर लोक लेखा समिति को यह लगता है कि मुझे और एक कैग का रिपोर्ट चाहिए, तो कैग जो है अतिरिक्त रिपोर्ट भी उसके समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि उसके जांच में और भी महत्वपूर्ण वो आवे। कई बार कुछ विषयों पर मतदान भी हो सकता है लोक लेखा समिति में। ठीक है ना। तो ये सब कार्य प्रणाली है लोक लेखा समिति की। जैसे प्रतिवेदन आया वो इसका गठन हुआ, और जो है अब गठन तो किसी भी समय हो सकता है। गठन हो गया और उसी का यानी कि कैग के प्रतिवेदन से ही अपना कार्य शुरू करता है, और वो उस विभाग या मंत्रालय की रिपोर्ट को मंगवा भी सकता है। उस समय उसका सचिव उपस्थित रहता है उस विभाग का जवाब देने के लिए। ठीक है। और अगर लगता है तो एक अतिरिक्त रिपोर्ट भी कौन जमा करता है, कैग जमा करता है। वह उसके लिए मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक का कार्य करता है। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि अब आइए इसके योगदान के रूप में देखा जाए कि क्या क्या योगदान हो रहा है इसका। ये तो मैंने आपको
उसके कार्य बता दिए और कार्यप्रणाली के बारे में बता दिया कि कैसे कार्यप्रणाली होती, कि प्रतिवेदन आया और उसका वहां सचिव उपस्थित है उस विभाग का, वो जवाब देने के लिए भी तैयार है, उससे जवाब भी मांग सकता है, कोई रिकॉर्ड भी मांग सकता है, कैग अपना अतिरिक्त रिपोर्ट भी दे रहा है, कैग उसको समझ सूचनाएं भी दे रहा है। अगर किसी सदस्य के बीच कोई विवाद पैदा हो जा रहा है तो मतदान भी किसी विषय पर, एक कार्यप्रणाली उसकी मैंने बता दिया आपको, फिर मैंने उसके कार्य को बता दिया। अब यह देखा जाए कि क्या इसका नियंत्रण स्थापित वास्तव में इसका योगदान है कि नहीं है। तो भाई ऐसा है कि लोक लेखा समिति का जो रिपोर्ट हमारे समक्ष आ रहा है और जिस रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रहा है, तो सबसे पहला हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इससे नियंत्रण हो रहा है, क्या वास्तव में लोक वित्त पर नियंत्रण स्थापित करने में यह समिति सफल हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये विशेषज्ञ नियंत्रण है, क्योंकि उसके जो सदस्य हैं विशेषज्ञ होते हैं तो विशेषज्ञ नियंत्रण स्थापित हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि अर्ध न्यायिक नियंत्रण के रूप में यह आ रहा है। बहुत सारे विद्वानों का मतलब है कि यह अर्ध न्यायिक नियंत्रण, क्योंकि निर्णय कर पाता है कि सही है या गलत खर्च हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि गैर दलीय नियंत्रण के रूप में भी यह काम करता है, क्योंकि इसके सदस्य भले ही विभिन्न दलों से लिए जाते हों, लेकिन जैसे ही ये सदस्य बन जाते हैं तो इनका स्वरूप निर्दल हो जाता है। ठीक है ना। प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित होता है। भाई सचिव से जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रशासन एक प्रकार से वो प्रशासनिक नियंत्रण भी हो जाता है। तो वास्तव में क्या इसका योगदान हुआ, वास्तव में इसका योगदान क्या हुआ कि भाई ये देख रहा है कम से कम भले ही काम होने के बाद यह परीक्षण कर रहा है, जो खर्च हो गया उसके बाद परीक्षण कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यपालिका में इसके प्रति एक हो सकता भय का माहौल हो, क्योंकि जांच तो हो रही है। अब भले उसके रिपोर्ट्स में वहां वोटिंग ना हो या बहुत ज्यादा चर्चा ना हो संसद में, ये अलग की बात है, लेकिन जांच तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राजकोषीय नियंत्रण का एक साधन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन तो रहा है, बन तो रहा है। सचिव से भी प्रश्न ये पूछ रहा है, उसको बुला लिया, उससे रिकॉर्ड ले रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक नियंत्रण का भी एक साधन बन रहा है, सरकार पे भी नियंत्रण का साधन बन रहा है। और जब नैतिक मानदंड के जांच कर रहा है तो वो भी नियंत्रण का कारण बन रहा है, क्योंकि नैतिक मानदंड को देख रहा है कि भाई अगर मांग के क्षेत्र के भीतर व्यय हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका नैतिकता के क्षेत्र को देख रहे हैं। हाँ, ये सरकार के नीतियों का जांच नहीं कर सकता। अब नीतियां चाहे गलत हो चाहे सही हो तो नहीं जांच कर पाए, ठीक है ना। तो अब आइए देखा जाए कि भाई योगदान तो हो रहा है इसका, लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, क्या इसकी कुछ कमियां भी हैं, क्या इसका खंडन भी हो सकता है? बिल्कुल से हो सकता है। क्यों होता है खंडन? क्योंकि समिति जो पहली किसी समिति का जो पहला आलोचना होगा, किसी भी समिति का आप देखते हैं, मान लीजिए कोई घटना घट गई उसकी समिति का, उसी का आप मान लें, हम तो अभी इसको संदर्भ में कर रहे हैं, तो पहला आलोचना का आधार बनता है कि काम होने के बाद वो जांच कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सब परीक्षण कर रही है, या पोस्टमार्टम कब होता है? जब आदमी मर जाता है या उसकी हत्या हो गई रहती, या उसके मृत्यु के बारे में कोई कारण जांचने के लिए। मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन मृत्यु कैसे हुई, अब क्यों हुई तो बात छोड़िए, इसमें भी बड़ा अंतर है। अगर आप मृत्यु कैसे हुई ये जानने चलेंगे तो ये तो सामान्य वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय है, लेकिन जैसे ही आप पूछें कि मृत्यु क्यों हुई, इसके लिए तो आपको दर्शन में जाना पड़ेगा, वो कोई नहीं बता पाएगा। सब परीक्षण यही बताता है कि मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु क्यों हुई ये नहीं बता पाएगा। ये दर्शन का प्रश्न है। क्या अब देखिए, वहां लोग उत्तर मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि उसको किसी ने धारदार हथियार से मार दिया, किसी ने उसे जहर दे दिया। ये मृत्यु कैसे हुई का पर उत्तर है।
मृत्यु क्यों हुई इसका उत्तर नहीं है, यह उत्तर दर्शन में मिलेगा। खैर मैं वो डिस्कशन, तो यहां भी देख लीजिए ना खर्च कैसे हुआ। अब मान लीजिए सरकार ने गलत खर्च कर दिया, तो क्यों खर्च किया, ये तो सरकार से आप पूछ पाएंगे, सरकार जवाब देगी क्या नहीं कर रहा है। तो माना जाता है कि ये मुर्दा परीक्षण करता है, यानी शव परीक्षण करता है। पहली आलोचना इसकी है, काम होने के बाद पोस्टमार्टम का कार्य करता है। ये इसकी एक बड़ी आलोचना मानी जाती है कि लोक लेखा समिति जो है। दूसरी आलोचना यह है कि यह सरकार के नीतियों की आलोचना नहीं, नीतियों का निर्णय नहीं कर पाती कि नीतियां सही है या गलत है, यानी उसके नीतियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता। भले वो नीतियां सरकार की सही है या गलत, उसकी जांच नहीं कर पाए। भाई नीति बनाने का एकमात्र अधिकार सरकार का है, और सरकार ने जो नीतियां बनाई वो सही है या गलत है, ये कोई जांच नहीं कर पाएंगे। ये तो सरकार का अपना एक एकाधिकार क्षेत्र है, वहां कोई नहीं बता पाएगा कि सरकार की नीति गलत थी या सही थी, वो लोग ले। तो इसकी दूसरी आलोचना जो की जाती है कि ये सरकार की नीतियों का वो जांच नहीं कर सकता, या नीतियों में सही थी या गलत था इसके बारे में बात नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब संसद में इसकी रिपोर्ट आती है तो बहुत ज्यादा इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं होता, चर्चा भी नहीं होता, और जब बहुत ज्यादा चर्चा और नहीं होता है तो बहुत ज्यादा नियंत्रण भी स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं। जो सबसे बड़ी आलोचना वो मैंने बता दिया कि ये शव परीक्षण करता है, यानी पोस्टमार्टम करता है, यानी कार्य हो जाने के बाद परीक्षण करता है, जिसका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं। सरकार की नीतियों को भी रोक नहीं सकता है। संसद में बहुत ज्यादा विश्लेषण भी इस पर नहीं होता है। वोटिंग भी नहीं संसद में हो सकती है कि सरकार को डर लगा हार जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है ना, एक प्रकार से इसका स्वरूप औपचारिक है। और जब वोटिंग नहीं हो सकती है, बहुत चर्चा नहीं होती, तो सरकार को किस बात का डर है, बताइए जरा हम। अब ये एक प्रकार से कार्यों का दोहराव भी है। जो कैग कर चुका वही आप कर रहे हैं, जो कैग कर चुका है आप वही। एक तो कैग ने पहले शव परीक्षण किया, फिर आप दोबारा शव परीक्षण कर रहे हैं। एक बार चीर फाड़ हो चुका है, किसने कर दिया, कैग ने। दूसरी बार चीर फाड़ आप कर रहे हैं, उसके बाद संसद में कोई बड़ी चर्चा भी नहीं हो रही है। कोई मतलब है इसका? ये तो एक प्रकार से मुझे लगता है अपव्यय की जांच हो रही है, और अपव्यय खुद हो रहा है, इस पे खर्च हो रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे नहीं भाई आप ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए एक चीज तो माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि कानून अपराध का कारण है। थोड़ी सा इसमें आप हम लोग को नहीं मैंने बताया ना कि हम लोग को दोनों ओर चलना है सिविल सेवा में। अब ये थोड़ा कि मैं व्यक्तिगत आलोचना कर रहा हूं, सिविल सेवा में हमें दोनों ओर देखना है। बहुत लोग कहते हैं अरे कानून का क्या, अपराध तो हो रहा है कानून का क्या मतलब है? अगर धारा 302 है, सेक्शन 302 मर्डर के लिए है, तो क्या मर्डर हो रहा, नहीं हो रहा है? बहुत लोग कानून का मजाक इससे उड़ाते हैं। उन लोगों को यह जानना चाहिए कि कानून का होना कानून के ना होने से बहुत अच्छा है। आप कल्पना, उस अवस्था की कल्पना करिए जब एक अपराधी मर्डर करने जा रहा होगा, तो भले ही उसको यह लग रहा हो। देखिए अपराध का जो, हमसे जब कोई पूछता कि सर अपराध का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो मैं बस एक जवाब देता हूं, अपराध का जो सबसे बड़ा कारण है, लोग हो सकता है पता नहीं इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन अपराध का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अपराधी को लगभग विश्वास होता है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भारत जैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में कानून कमजोर है, वो ये जानता है कि किस तरह मैं कचहरी में खेल कर, पैसा फेंक कर
आसानी से बच निकलूंगा। और हमारा कानून भी बना है कि 10 अपराधी भले छूट जाए, एक निर्दोष दंडित ना हो। इसी बात का वो फायदा उठा लेता है, उसको विश्वास रहता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कानून ना हो? ये इसका मतलब नहीं है, क्योंकि कानून का होना ना होने से बहुत अच्छा है। यही बात यहां भी आ रही है। भले पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत बड़ा नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा है, या मात्र औपचारिक रिपोर्ट बनकर रह जा रहा है, मात्र 100 परीक्षण बनकर रह जा रहा है, मात्र पोस्टमार्टम बनकर रह जा रहा है, मात्र कार्यों का दोहराव मात्र बनकर रह जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी इसका होना ना होने से बेटर है। भाई संसदीय निर्माता कोई मूर्ख थोड़ो थे, सॉरी संविधान निर्माता कोई मूर्ख थोड़ो थे। कम से कम कार्यपालिका में कुछ तो भय उत्पन्न ये करता ही होगा कि भाई विपक्ष का नेता है इसका सदस्य, मंत्री को इसका सदस्य बन ही नहीं सकता है, सचिव आके इसका जवाब दे रहा है, तो भय तो बनता होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा निष्कर्ष में कि इसके ना होने से बढ़िया होना है, ताकि कार्यपालिका में कुछ तो नैतिक भाव या कुछ तो लोक व्यय पर नियंत्रण के रूप में यह कार्यपालिका पर भय तो उत्पन्न करता ही होगा। भले इसके रिपोर्ट को लागू कराने के लिए कोई वोटिंग नहीं हो रहा, भले इसके रिपोर्ट को लागू कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है ना। तो इसके ना होने से बढ़िया कि इसका होना है, ताकि कार्यपालिका पर कुछ तो नियंत्रण स्थापित हो ही रहेगा, और उसके नियंत्रण के आधार पर लोक व्यय के नियंत्रण पर कुछ न कुछ तो इसका आधार होगा ही होगा, कुछ न कुछ इसका उपयोग तो होता ही होगा। यही इसके महत्व को इंगित करता है। ठीक है, आज मैंने आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बताया। यह लेक्चर आपके प्री के साथ मेंस में भी काम आएगा, और इसको आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो 100-200 शब्द लिखने में कोई बहुत ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। केवल किताबी बता देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मैंने समझाने का यहाँ प्रयत्न किया है। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो या कुछ इसमें छूट गया हो, कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं। एक नए लेक्चर में फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।